वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रणव आशुतोष एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाली मदें कौन कौन सी है, उनका किस तरह से समायोजन किया जाता है और किस तरह से उनकी लेखांकन प्रविष्टियाँ की जाती है। तो आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो अपना टॉपिक है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, कुछ चीज़ें मैं रिवाइज करना चाहूँगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको साझेदार को तभी देना है जब आपके साझेदारी संलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख दे रखा हो। अगर आपके साझेदारी संलेख में इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों को नहीं देना है। इसके साथ ही यही बात इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर भी लागू हो रही थी। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना जितने समय के लिए पूंजी व्यापार में रही है उतने समय के लिए ही करनी है। इसके अलावा एक चीज़ हमने और देखी थी कि अतिरिक्त पूंजी पर जो ब्याज दिया जाएगा साझेदार को वो उतने ही समय के लिए दिया जाएगा जितने समय के लिए वो पूंजी व्यापार में रही है। उसकी कैलकुलेशन अपन अलग से कर लेंगे। अब इसमें आज एक बात आपके सामने निकल कर आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना किस पर की जाती थी। एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में आपको वो दे देगा क्लोजिंग कैपिटल यानी कि अंतिम पूंजी। तो ऐसी स्थिति में आपको किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करनी है, क्योंकि होती तो प्रारंभिक पूंजी पर ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना, लेकिन दे हमको दिया क्लोजिंग कैपिटल, तो अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू दिया हुआ क्या है क्लोजिंग कैपिटल। इसके साथ ही आपको कई और मदें भी दी होगी, जिसमें से सबसे पहली होगी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को आपको क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है यानी कि आहरण। इसके बाद कुछ मदें दी होगी जिनको आपको लेस करना पड़ेगा। उन मदों में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ, कौन से वर्ष का, चालू वर्ष का लाभ। इसके अलावा आपको लेस करना पड़ेगा कोई अगर एडिशनल कैपिटल वर्ष के दौरान साझेदार ने लगाई है तो ये आपको यहाँ से घटानी पड़ेगी, और इस तरह से आपका यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और उस पर आपको जो ब्याज दर प्रश्न में दी हुई है उसके अनुसार आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है। चलिए, ये बात हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना किस तरह से की जाती है। एक बार आप लोग इसको देख लें और नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे वाले टॉपिक पर चलते हैं। ये तो बात हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप लेखांकन और समायोजन किस तरह से करेंगे वो हम लोग सीखते हैं। दो तरह से इसका लेखांकन व्यवहार किया जाता है, या आप उसको समायोजन भी कह सकते हैं। पहला, जब आपको प्रश्न में इस बात का उल्लेख ना हो कि जो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है इसका लेखा आपको क्या मानकर करना है। दो तरीके से इसका लेखा किया जाता है। एक तो इसको लाभों पर प्रभार मान लिया जाए। लाभों पर प्रभार मानने का अर्थ यह है कि चाहे फर्म को लाभ हो या ना हो, आपको साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना ही पड़ेगा। और दूसरा तरीका होता है कि लाभों का नियोजन। लाभों का नियोजन होने में क्या होता है कि अगर आपको लाभ हो रहा है तो आपने पूंजी पर ब्याज दे दिया। अगर आपको अगर आपको लाभ कम हुए हैं और पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन उस लाभ से ज़्यादा हो रही है तो जो आपने लाभ कमाया है उसको आप पूंजी पर ब्याज के अनुपात में साझेदारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पहली स्थिति अपन देखते हैं जब स्पष्ट उल्लेख ना हो। जब आपसे प्रश्न में कुछ भी नहीं कह रहा हो कि आपको इसको क्या मानना है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको पूंजी पर ब्याज तब देना है जब आपको लाभ हो रहा हो।
अगर आपको फर्म को कोई लाभ नहीं हो रहा है तो आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना है उस समय। और दूसरी स्थिति ये हो गई कि हमने पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट किया, मान लीजिए कि वो 10,000 रुपये कैलकुलेट हुआ और आपको जो फर्म में लाभ हो रहा है वो 6,000 रुपये हो रहा है, तो आपको साझेदारों, हर साझेदार की जितनी पूंजी हो उस पर जो ब्याज का कैलकुलेट हो रहा है, दोनों में या तीनों जितने भी साझेदार हैं उनमें अनुपात निकालकर उस अनुपात के अनुसार आपको ये 6,000 रुपये उन तीनों में बांट देने हैं। ठीक है, यहाँ तक अपना डिस्कशन हो गया। अब ये अपना थ्योरी पार्ट हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अपन थ्योरी ही थ्योरी देख रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर करके आपको दिखा दिया जाए। तो एक काल्पनिक क्वेश्चन हम लेंगे, मान लेंगे क्वेश्चन x, y दो साझेदार हैं। इन साझेदारों की पूंजी जो व्यापार में लगी हुई है वो क्रमशः 30,000 और 40,000 रुपये है। ये साझेदार 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। इसके अलावा एक चीज और ले लेते हैं, x को 2,000 रुपये महीने तनख्वाह देनी है, यानी कि वेतन देना है, और Z को Y को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है। और आपको करना क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट व साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। ये हमारा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे। XY दो साझेदार हैं, इनकी पूंजी आपको दे रखी है। पूंजी 30,000 रुपये और 40,000 रुपये है। आपको X को 2,000 रुपये वेतन के रूप में प्रति माह देने हैं और Y को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है, पूंजी खाते बनाने हैं, जबकि इकतीस मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का शुद्ध लाभ रुपये 90,000 है। ठीक है, ये आपके सामने अपना सवाल आ चुका है। अब सबसे पहली चीज इसने जो हमसे कही है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है और इसके साथ ही साझेदारों के पूंजी खाते भी बनाने हैं। सबसे पहली चीज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों के सामने आ चुका है। अब सबसे पहली चीज जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, तब हमने ये सीखा था कि अगर हमें शुद्ध लाभ या हानि जो भी वर्ष के दौरान हुआ है फर्म को, वो हमें लाभ तो यहाँ पर लिखना है और अगर हानि होगी तो उसे यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये हमारा एक नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है और नाम मात्र की प्रकृति के खातों के क्या नियम होते हैं? समस्त आय व लाभ को क्रेडिट कीजिए, समस्त हानि व व्यय को डेबिट कीजिए। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा शुद्ध लाभ दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट और बाय P&L अकाउंट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 90,000 रुपये। इसके बाद
डेबिट साइड की बात आती है तो सबसे पहले एक्स को 2000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा है टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में प्रश्न ये आएगा, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में, कि सर ने कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, यहाँ पर करंट अकाउंट भी आ सकता था। तो मैं आपको बात बता दूं कि जब आप ये प्रश्न हल करेंगे तो इसमें क्योंकि स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो आपको यहाँ पर एक नोट लगाना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर जो पूंजी खाता विधि अपनाई है वो कौन सी अपनाई है, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि अपनाई है। क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि स्थिर विधि अपनानी है या परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि अपनानी है, तो हमने यहाँ पर परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि अपनाई है, इसलिए हम यहाँ पर केवल कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर मैंने एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा है। और क्योंकि इसका अमाउंट है 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 24,000 रुपये हमने इसका वेतन दे दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी बात आ रही है, वाई को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर अकाउंट्स में मैं आपको एक बताना चाहूँगा, पूरी स्टडी के लिए ही आपको एक बेसिक रूल का हमेशा ध्यान रखना है। आप प्रश्न को किस तरीके से समझ रहे हैं, उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप उसी तरीके से उसका हल देंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज ही आपको मदद करती है कि आपका आंसर क्या है। अगर आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपका आंसर 50% तो राइट वही हो गया जहां आपने प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया। इसलिए प्रश्न को 2 बार पढ़ना चाहिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें। क्या लिखा हुआ है, शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है। अगर यहाँ पर वो ये दे देता कि विभाजन योग्य लाभ का 10% कमीशन देना है तो हम 90,000 में से 24,000 रुपये घटाकर और जो शेष बचता उसके ऊपर इसको 10% इसका जो पार्ट है कमीशन का वो देते। लेकिन यहाँ पर इसने कह दिया कि शुद्ध लाभ का, तो शुद्ध लाभ हमारे पास क्या है, 90,000 रुपये है, तो सीधा इस 90,000 रुपये का 10% कमीशन आपको किसको देना पड़ेगा, वाई को देना पड़ेगा टू वाइस कैपिटल अकाउंट। $90,000 इंटू 10%, ये आपके सामने 9,000 रुपये निकलकर आ गया। इसके अलावा और कुछ तो नहीं देना, एक बार देख लीजिए, ठीक है। 90,000 रुपये आपका लाभ था, आपने 2,000 रुपये प्रति माह एक्स को वेतन दे दिया और इसके अलावा वाई को 10% आपको शुद्ध लाभ पर उसको कमीशन देना था, वो आपने इसको दे दिया। यहाँ आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो चुका है। अब इसका दोनों साइड का टोटल लगा के आपको देखना है, 24,000 और 9,000 33,000, और यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल है 90,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और आपको बैलेंस जो निकालना है, 90,000 में से 33,000 गया तो आपके सामने बचा 57,000 रुपये। इस 57,000 रुपये को आपको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में, तब जाके दोनों का टोटल बराबर हो पाएगा। टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई, और क्योंकि जो शेष लाभ है वो विभाजन योग्य लाभ है, आपने किसी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया है, शेष लाभ जो बचा हुआ है आपका 57,000, उसको आपको एक्स और वाई में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट देना है। यानी कि 57,000 इंटू अनुपात में बांटना है, एक्स का पार्ट तो इसमें निकलेगा इंटू 3/5 और वाई का इसमें पार्ट निकल जाएगा 57,000 इंटू 2/5। 5 से इसको काटेंगे, 11,400 इंटू 3, 11,33, 34,200 रुपये इसका आ जाएगा। और यहाँ पर इसको वापस से काटेंगे तो 11,400, तो यहाँ पर 22,800 रुपये आपका वाई का आ जाएगा। दोनों का अगर आप टोटल करेंगे तो वही आपके सामने लगभग 57,000। ये क्रॉस चेक मैंने इसको कर लिया एक बार, तो हमारा सही है। और यहाँ पर एक्स के में लिखना है हमें 34,200, 34,200 और 22,800 रुपये
वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे सामने निकलकर सामने आ चुका है। टोटल यहाँ पर हो गया 57,000 और दोनों साइड का हमारा जो टोटल है वो 90,000 और 90,000 हो चुका है। ये आपके सामने निकलकर आ चुका है। अब इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब हमको बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपके सामने बना दिया है। और इस एक ही फॉर्मेट में एक्स का कैपिटल अकाउंट भी है और वाई का कैपिटल अकाउंट भी इसी में है। तो सबसे पहले आपको इनकी पूंजी का जो शेष दिया हुआ है वर्ष के प्रारंभ में, वो आपको कहाँ लिखना है, क्योंकि पूंजी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस इस साइड में आता है बाय बैलेंस BD 30,000 एंड 40,000। पहली मद हमने लिख दी। दूसरी मद एक्स कैपिटल अकाउंट। अब जब एक्स को वेतन देंगे तो उससे क्या होगा, उसकी जो पूंजी है उसमें वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उसको नगद पैसा हम नहीं दे रहे हैं तो उसके खाते में उसके अमाउंट में हम बढ़ा देंगे कि भाई तेरे 30,000 कैपिटल नहीं रही है, 24,000 रुपये से अब तेरी कैपिटल बढ़ी है। तो बढ़ने वाली चीजें कहाँ आएगी, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी बाय सैलरी। और सैलरी केवल एक्स को दी है हमने 24,000 रुपये, वाई को सैलरी नहीं दी है, वहां पर डैश लगा दिया। इसके बाद टू वाइस कैपिटल, इसको क्या दिया है हमने, बाय कमीशन, इसको कमीशन दिया है हमने। कितना कमीशन दिया है, 9,000 रुपये इसको कमीशन हमने दिया है। एक्स के कॉलम में कुछ नहीं लिखना है, वाई के कॉलम में 9,000 लिखना है। और इसके बाद जो शेष लाभ बचा वो भी इनको ही दे दिया, तो ठीक है। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है। एक्स को तो कितना दिया, 34,200 और वाई को दिया है 22,800। इस प्रश्न में ऐसी कोई मद नहीं है जिससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कमी होगी। और ऐसी कमी होने वाली चीजें कौन सी साइड में आती है, डेबिट साइड में आती है। और कौन कौन सी मदें हैं, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड शेयर ऑफ लॉस, ये चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कमी करती है। तो ये दोनों चीजें भी हमारे सामने नहीं है। अब जो मदें थी वो हमने पूरी यहाँ पे लिख ली है। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, सैलरी वाई एक्स को दी, वाई को कमीशन दिया, और इन्हें दोनों को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था इनका बचे हुए लाभ का वो हमने दे दिया। अब इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं, जीरो टोटल है। क्रेडिट साइड में आए 30,000, 40,000, 54,000 और 4 58 और 88 और 2 88,200 तो एक्स का टोटल आया। वाई का टोटल करेंगे 40 और 22 62 और 9 71,800 रुपये। और यही इनका क्लोजिंग बैलेंस भी रहेगा। तो यहाँ पर केवल एक चीज लिखेंगे, तो बाय टू बैलेंस CD, और इसमें आएगा आपका 34,000 88,200 और 71,800। ये आपके बैलेंस आ गए और यहाँ पर भी यही डिजिट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने एक सवाल हल करके देखा है। अब अगर आप आज 2 या 3 उदाहरण इस तरह के करके देखेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे पहले आप छोटे सवाल जो बिल्कुल बेसिक है उसको हल कीजिए,
2-3 चीजें अगर आप नई सीखने को मिलेगी इसमें और आप उनको ग्रास्प कर लेंगे तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना मजबूत हमारा बेस होगा उतना आगे जाके हमें बेनिफिट इसमें मिल पाएगा। तो आज ये हमने डिस्कस कर लिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करने की भी 2 विधियां हैं, एक तो है प्रोडक्ट मेथड और एक है सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल में तो प्रोडक्ट मेथड कम काम में आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो ये होता है कि वर्ष के प्रारंभ में भी उसकी वही पूंजी रहती है, बाय दी वे वो एडिशनल कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस करता है। तो वहां पर हम सिंपल मेथड के द्वारा भी अलग अलग करके और इसकी कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर सकते हैं। लेकिन ड्राइंग्स में आहरण में क्या होता है, साझेदार हर महीने भी आहरण कर सकता है और ये कोई निश्चित नहीं है कि वो हर महीने एक ही तारीख को करे। वो हो सकता है पहले महीने 1 तारीख को कर लिया, दूसरे महीने 10 तारीख को कर लिया और तीसरे महीने उसने आहरण ही नहीं करा, चौथे महीने वापस उसने आहरण कर लिया। तो वहां पर काफी दिक्कत आती है। तो वहां पर गुणनफल विधि हमारी जो है वो ज्यादा प्रयोग में आती है। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस तरह के 2-3 या 4 प्रश्न जितने भी आप हल करके देख सकते हैं उनको हल करके देखिए, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आप हल करके नहीं देखेंगे प्रश्न, आपको इसमें ग्रास्प नहीं होगा, नॉलेज आपकी नहीं बढ़ेगी, इस पर कमांड आपकी नहीं होगी। तो यही निवेदन है और इसी के साथ आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ। थैंक यू।